भारतवर्ष के मध्य में स्थित एक प्राचीन राज्य था सूर्यगढ़। यह राज्य अपने वैभव, कला, शौर्य और नीति के लिए प्रसिद्ध था। राज्य का शासक राजा विक्रम सिंह निडर योद्धा और धर्मनिष्ठ राजा था। उसकी रानी पद्मावती सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति कही जाती थी। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, किंतु भाग्य के खेल से राजा एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। अचानक राज्य विधवा रानी के हाथों में आ गया। उस समय के समाज में यह असामान्य बात थी कि कोई विधवा स्त्री सत्ता संभाले। राज दरबार के मंत्री और पड़ोसी राज्य सभी यही सोच रहे थे कि सूर्यगढ़ अब दुर्बल हो जाएगा, किंतु रानी पद्मावती ने स्वयं को दुर्बल नहीं माना। उसने दरबार में घोषणा की, जब तक मेरा पुत्र वयस्क होकर गद्दी संभालने योग्य नहीं होता, तब तक मैं राज्य का शासन करूंगी। परंतु शासन की नींव 4 शर्तों पर टिकी होगी। यदि कोई इन शर्तों को तोड़ेगा तो वह मेरा शत्रु समझा जाएगा। रानी की 4 शर्तें। 1. न्याय से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वह गरीब हो या अमीर। दरबार में सबके साथ समान न्याय होगा। 2. राज्य की रक्षा सर्वोपरि होगी। हर सैनिक और नागरिक को राज्य की सीमाओं की रक्षा करनी होगी। 3. प्रजा की भलाई पहले, राज दरबार बाद में। कर वसूलने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भूखा न सोए। 4. रानी के आदेश के बिना कोई बाहरी संधि या युद्ध नहीं होगा। राजमंत्री, सेनापति या कोई भी सरदार गुप्त रूप से किसी अन्य राज्य से समझौता नहीं कर सकेगा। राजदरबार में एक धनी व्यापारी और गरीब किसान का विवाद आया। व्यापारी ने किसान पर कर्ज न लौटाने का आरोप लगाया और उसकी जमीन छीनना चाही। सबको लगा कि व्यापारी की बात मानी जाएगी, क्योंकि उसका दरबार में प्रभाव था। लेकिन रानी ने अपने पहले नियम पर अटल रहते हुए दोनों की बातें सुनी। जांच से पता चला कि व्यापारी ने ब्याज में धोखा किया था। रानी ने व्यापारी को दंड दिया और किसान की जमीन वापस कराई। उस दिन से प्रजा को विश्वास हुआ कि रानी न्यायप्रिय है। पड़ोसी राज्य का राजा सूर्यगढ़ को कमजोर समझकर आक्रमण की तैयारी करने लगा। सेनापति दरबार में आया और कहा, महारानी, स्त्रियों का काम राजकाज नहीं, हमें युद्ध की छूट दीजिए। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, युद्ध की योजना तुम्हारे हाथ में होगी, पर युद्ध का निर्णय मेरे हाथ में। मेरी दूसरी शर्त याद रखो। रानी ने स्वयं किले के बुर्जों का निरीक्षण किया, सैनिकों का उत्साहवर्धन किया और सीमाओं पर रात्रि में गश्त तक की। सैनिकों ने पहली बार देखा कि एक रानी स्वयं उनके साथ खड़ी है। युद्ध हुआ और सूर्यगढ़ ने विजय पाई। 1 वर्ष राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न के भंडार खाली होने लगे। मंत्रियों ने कहा, महारानी, हमें राजकोष सुरक्षित रखना चाहिए, नहीं तो महल की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। रानी ने तीसरी शर्त सुनाई, पहले प्रजा की भूख मिटेगी, फिर राजमहल की थाली भरेगी। उसने महल का स्वर्णाभूषण तक गिरवी रखकर अन्न मंगवाया और अन्न क्षेत्र खुलवाया। लोग दूर दूर से आकर कहते, ऐसी मातरूपा रानी के होते सूर्यगढ़ कभी कमजोर नहीं हो सकता। सूर्यगढ़ के ही एक मंत्री ने लालच में आकर पड़ोसी राज्य से गुप्त संधि की। उसने सोचा कि रानी स्त्री है, पता नहीं चला पाएगी। लेकिन रानी को जैसे ही जानकारी मिली, उसने दरबार बुलाकर घोषणा की, मेरी चौथी शर्त का उल्लंघन करने वाला मेरा शत्रु है। मंत्री जी, आपने विश्वासघात किया है। इस राज्य में विश्वासघात की कोई जगह नहीं। रानी ने मंत्री को पदच्युत कर जेल भेज दिया। प्रजा और सैनिकों ने एक स्वर से जय घोष किया। धीरे धीरे समय बीता। रानी के पुत्र ने युवावस्था में राज्य संभाला। वह भी अपनी माता की तरह न्यायप्रिय और वीर निकला। उसने घोषणा की, मेरी माता ने मुझे सिखाया कि राज्य की नींव 4 शर्तों पर टिकती है। मैं आजीवन इन शर्तों को निभाऊंगा। रानी पद्मावती के शासनकाल को सूर्यगढ़ का स्वर्ण युग कहा गया। वह विधवा होकर भी केवल शोक में नहीं डूबी, बल्कि 4 शर्तों के सहारे पूरे राज्य को संभाल गई। रानी पद्मावती का शासन धीरे धीरे मजबूत होने लगा, लेकिन सभी मंत्री और सरदार संतुष्ट नहीं थे। दरबार के कुछ लोग अब भी सोचते थे, एक विधवा स्त्री राज्य की गद्दी पर कब तक टिकेगी? समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। एक दिन दरबार में एक वरिष्ठ सरदार बोला,
महारानी, आपके निर्णय न्यायपूर्ण हैं, इसमें संदेह नहीं। परंतु परंपरा यह कहती है कि युद्ध और शासन पुरुषों का कार्य है। आपको किसी योग्य पुरुष को उत्तरदायित्व सौंप देना चाहिए। रानी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सरदार, परंपरा यदि अन्यायपूर्ण हो तो उसे बदलना ही चाहिए। मैंने शपथ ली है कि जब तक मेरा पुत्र युवा नहीं हो जाता तब तक राज्य की गद्दी मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी शर्तें राज्य की आत्मा हैं। जो इन्हें नहीं मानेगा वह सूर्यगर्भ का शत्रु है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ने रानी की दृढ़ता देखी। रानी की न्यायप्रियता और प्रजा हितैषी कार्यों से जनता प्रसन्न थी, किंतु पड़ोसी राज्य का राजा नरभूत सिंह ईर्ष्या से जल रहा था। उसने सोचा, यदि रानी पद्मावती को सत्ता से हटा दिया जाए तो सूर्यगढ़ बिना राजा के बिखर जाएगा। तब मैं आसानी से इस पर कब्जा कर लूंगा। नरभूत सिंह ने गुप्त संदेशवाहक भेजकर सूर्यगढ़ के असंतुष्ट मंत्रियों से संपर्क साधा। उनमें से एक लालची मंत्री भैरव दत्त ने गुप्त रूप से उसकी सहायता करने का वचन दिया। भैरव दत्त ने दरबार में फैलाना शुरू किया कि रानी का शासन कमजोर है और वह युद्ध में लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। धीरे धीरे कुछ सैनिक भी संदेह में पड़ने लगे। नरभूत सिंह ने अचानक सीमा पर हमला कर दिया। उसके सैनिकों ने छोटे छोटे गांव जलाने शुरू कर दिए। रानी को सूचना मिली तो दरबार में सभी मंत्री घबरा उठे। सेनापति बोला, महारानी, हमें तुरंत आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, वरना पूरा राज्य जल जाएगा। रानी ने क्रोध से कहा, क्या तुम मेरी दूसरी शर्त भूल गए हो? राज्य की रक्षा सर्वोपरि है। सूर्यगढ़ कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। रानी ने स्वयं युद्ध नीति बनाई। उसने सैनिकों को समझाया, यदि आज हम डगमगाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। मैं तुम सबके साथ युद्ध भूमि में उतरूंगी। सैनिकों ने रानी का उत्साह देखा और एक स्वर से बोला, जय माता रानी पद्मावती। युद्ध भूमि में रानी ने कवच धारण किया, हाथ में तलवार ली और घोड़े पर सवार होकर सेनाओं का नेतृत्व किया। उसके वीरता के दर्शन कर सैनिकों का मनोबल बढ़ गया। युद्ध भयंकर था। नरभूत सिंह की सेना बड़ी और सुसज्जित थी, लेकिन रानी ने बुद्धिमत्ता से युद्ध नीति बनाई। उसने दुश्मनों को दलदल की ओर खींचा, जहां उनकी घुड़सवार सेना फंस गई। अंततः सूर्यगढ़ की सेना ने विजय प्राप्त की। नरभूत सिंह को पीछे हटना पड़ा। युद्ध के बाद राज्य में अकाल और दुर्भिक्ष फैल गया। खेत उजड़ गए, अन्न भंडार खाली हो गए। लोग भूख से तड़पने लगे। मंत्रीगण सलाह देने लगे, महारानी, हमें कर वसूलना चाहिए, तभी कोष भरेगा। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरी तीसरी शर्त है, प्रजा की भलाई पहले, राज दरबार बाद में। जब तक एक भी नागरिक भूखा है तब तक कर वसूली बंद रहेगी। रानी ने महल के आभूषण बेचकर अन्न खरीदा। उसने अन्न क्षेत्र खुलवाया, जहां सभी को मुफ्त भोजन मिलने लगा। गरीब किसान रानी के चरणों में गिरकर बोले, आप हमारे लिए केवल रानी नहीं, मां हैं। इसी बीच मंत्री भैरव दत्त ने गुप्त रूप से नरभूत सिंह से संधि कर ली। उसने राज्य के गुप्त रास्तों और सुरक्षा योजनाओं की जानकारी शत्रु को भेज दी। रानी को जब इस विश्वासघात की भनक लगी तो उसने तुरंत दरबार बुलाया। सभी के सामने उसने घोषणा की, मेरी चौथी शर्त है कि बिना मेरे आदेश कोई बाहरी संधि नहीं होगी। भैरव दत्त ने इस शर्त का उल्लंघन किया है। ऐसा व्यक्ति न तो मंत्री कहलाने योग्य है और न नागरिक। भैरव दत्त को जेल में डाल दिया गया। इन घटनाओं ने रानी की छवि और भी उज्जवल बना दी। प्रजा अब उसे केवल एक रानी नहीं बल्कि रक्षक देवी मानने लगी। गांव-गांव में लोग उसकी वीरता और न्यायप्रियता के गीत गाने लगे। बुजुर्ग महिलाएं अपने बच्चों को समझाती, देखो, हमारी रानी की तरह साहसी बनो। उसके 4 नियम याद रखो, न्याय, सुरक्षा, प्रजा की भलाई और विश्वास। युद्ध और अकाल के बाद सूर्यगढ़ में धीरे धीरे स्थिरता लौटने लगी। प्रजा अपने खेतों में लौट आई, अन्न उगने लगा, व्यापार फिर से बढ़ने लगा। रानी पद्मावती का शासन कठोर भी था और करुणामय भी। अब उसका पुत्र राजकुमार आदित्य युवा होने लगा था। वह बुद्धिमान और साहसी था, पर अभी अनुभवहीन। रानी उसे धीरे धीरे शासन की कला सिखाने लगी। रानी ने राजकुमार से कहा, पुत्र,
राज्य केवल तलवार से नहीं चलता। राज्य का आधार न्याय, नीति और जनता का विश्वास है। मेरी 4 शर्तें ही तुम्हारे शासन की नींव बनेंगी। राजकुमार ने प्रणाम कर उत्तर दिया, माता, मैं इन्हें जीवन भर निभाने की शपथ लेता हूं। रानी ने महसूस किया कि केवल सत्ता और युद्ध नीति से राज्य सशक्त नहीं होता। उसने पूरे राज्य में शिक्षा का विस्तार करने का निश्चय किया। उसने आदेश दिया कि हर गांव में गुरुकुल खोले जाएं। वहां गरीब और अमीर सभी के बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। उसने यह भी नियम बनाया कि सैनिकों के बच्चों को भी शिक्षा मिले, ताकि वे केवल युद्ध ही न सीखें बल्कि ज्ञान और नीति भी जानें। गांव की स्त्रियां रानी को आशीर्वाद देती, हमारी बेटियों को भी शिक्षा मिल रही है, यह सब आपकी कृपा है, आप सच्ची जननी हैं। लेकिन कुछ सरदारों को यह सब पसंद नहीं था। उन्होंने दरबार में आवाज उठाई, महारानी, समाज संध्या दिमीनाएं, शिक्षा पर इतना खर्च क्यों किया जा रहा है? हमें सेना को और मजबूत करना चाहिए। पड़ोसी राज्य फिर से हमला कर सकता है। रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेना बल देती है, लेकिन शिक्षा आत्मबल देती है। यदि प्रजा जागरूक और शिक्षित होगी तो राज्य को कोई शक्ति कभी हरा नहीं पाएगी। यह उत्तर सुनकर सरदार चुप हो गए, परंतु भीतर ही भीतर ईर्ष्या और असंतोष पनपता रहा। एक दिन दरबार में एक गंभीर मामला आया। 2 व्यापारी आपस में झगड़ पड़े थे। मामला इतना उलझा कि दरबारियों की समझ से परे हो गया। रानी ने राजकुमार आदित्य को बुलाया और कहा, आज से तुम दरबार की कुर्सी पर बैठोगे और न्याय दोगे। यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। राजकुमार ने ध्यानपूर्वक दोनों पक्षों की बातें सुनी। उसने रानी की तरह धैर्य से सबूत और गवाह पूछे। अंततः उसने न्यायप्रिय निर्णय दिया। दरबार में सभी दंग रह गए। रानी मुस्कुराई और बोली, अब मुझे विश्वास है कि सूर्यगढ़ की गद्दी सुरक्षित हाथों में जाएगी। उधर जेल में बंद मंत्री भैरव दत्त अपने बदले की आग में जल रहा था। उसने बाहर निकलने की योजना बनाई। गुप्त रूप से उसके समर्थकों ने साजिश रची और एक रात वह जेल से भाग निकला। भागते ही उसने नरभूत सिंह से संपर्क साधा और बोला, इस बार हम मिलकर सूर्यगढ़ को नष्ट कर देंगे। रानी बूढ़ी हो रही है और राजकुमार अनुभवहीन है। यही सही समय है। नरभूत सिंह ने उसकी बात मान ली। कुछ ही समय बाद नरभूत सिंह ने फिर आक्रमण किया। इस बार उसकी सेना पहले से दोगुनी थी। पूरे राज्य में भय फैल गया। दरबार में सबने रानी से कहा, महारानी, अब आप वृद्ध हो रही हैं। युद्ध का नेतृत्व राजकुमार को दीजिए। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, युद्ध का नेतृत्व अवश्य राजकुमार करेगा, लेकिन मैं भी उसके साथ रहूंगी, क्योंकि राज्य की रक्षा हमारी दूसरी शर्त है और यह मेरी आखिरी सांस तक निभानी होगी। युद्ध भूमि में राजकुमार आदित्य और रानी पद्मावती दोनों ने सेनाओं का नेतृत्व किया। मां बेटे का ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर सैनिकों का मनोबल दोगुना हो गया। राजकुमार ने अपनी वीरता से शत्रु के कई दल नष्ट कर दिए। रानी ने अपनी बुद्धिमत्ता से सेना को संगठित रखा। अंततः सूर्यगढ़ ने फिर से विजय प्राप्त की। भैरव दत्त इस बार युद्ध भूमि में पकड़ा गया। रानी ने राजकुमार से कहा, पुत्र, अब इसका न्याय तुम करो। राजकुमार ने कठोर स्वर में कहा, जिसने अपने राज्य के साथ विश्वासघात किया वह क्षमा का अधिकारी नहीं। इसे मृत्युदंड दिया जाए। भैरव दत्त का अंत हुआ और सूर्यगढ़ सुरक्षित रहा। युद्ध के बाद रानी ने दरबार में घोषणा की, अब समय आ गया है कि सूर्यगढ़ की गद्दी राजकुमार आदित्य को सौंपी जाए। मैंने जो 4 शर्तें रखी थीं, वे अब उसकी नींव बनेंगी। दरबार और प्रजा ने जयघोष किया, जय महारानी पद्मावती, जय महाराज आदित्य। रानी ने शेष जीवन एक मार्गदर्शक की तरह बिताया। वह अब सक्रिय शासन से दूर रही, परंतु जब भी कोई संकट आता, राजकुमार उससे परामर्श अवश्य करता। वह हमेशा कहती, पुत्र, सत्ता अस्थायी है, लेकिन नीति और न्याय शाश्वत हैं। इन्हीं पर राज्य टिका रहता है। रानी पद्मावती के समय से लेकर राजकुमार आदित्य के शासनकाल तक सूर्यगढ़ को स्वर्ण युग कहा गया। शिक्षा, न्याय, सुरक्षा और प्रजा भलाई के कारण राज्य इतना समृद्ध हुआ कि दूर दूर से व्यापारी वर्ष और विद्वान यहां आने लगे। प्रजा गाती, हमारी रानी ने जो 4 शर्तें दी, वही हमारी आत्मा आत्मा है। राजकुमार आदित्य के राज्यारोहण के बाद रानी पद्मावती ने शासन से दूरी बना ली।
अब वह महल के शांत भाग में साधना, पूजा और ग्रंथ पाठ में समय बिताने लगी। दरबार में जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होता, आदित्य अपनी मां के पास पहुंचता। रानी मुस्कुराकर कहती, पुत्र, 4 शर्तों को याद रखो, वही तुम्हें मार्ग दिखाएंगी। किसी भी समस्या का समाधान उन्हीं के भीतर छिपा है। धीरे धीरे रानी का स्वास्थ्य गिरने लगा। उम्र का असर स्पष्ट दिखने लगा। प्रजा चिंतित हो उठी। लोग मंदिरों में प्रार्थना करते कि उनकी मातरूपा रानी लंबा जीवन पाए। रानी के 4 सिद्धांत अब राज्य की आत्मा बन चुके थे। 1. न्याय की परंपरा। अदालतों और पंचायतों में सभी निर्णय समान न्याय पर आधारित होने लगे। व्यापारी हो या किसान, सभी को विश्वास था कि उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। 2. राज्य की सुरक्षा सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो गई कि कोई शत्रु राज्य की ओर आंख उठाने की हिम्मत न कर सका। 3. प्रजा हित। गांव-गांव में अन्न क्षेत्र और औषधालय बने। कोई भूखा न सोए, यही आदर्श बन गया। 4. विश्वास और नीति। मंत्रियों और सैनिकों के लिए यह नियम बना कि वे बिना शासक की अनुमति के किसी बाहरी शक्ति से संपर्क नहीं करेंगे। इन 4 नियमों को राजाज्ञा में दर्ज कर दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें न भूलें। एक दिन रानी पद्मावती ने राजकुमार आदित्य को बुलाया। वह शैया पर बैठी थी, किंतु चेहरा तेज से चमक रहा था। उसने कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें राजकाज सौंप दिया है। अब मेरा शरीर इस धरती पर अधिक दिन नहीं टिकेगा, परंतु मेरी आत्मा हमेशा सूर्यगढ़ की 4 शर्तों में जीवित रहेगी। याद रखना, सत्ता तुम्हें गर्व दे सकती है, लेकिन केवल न्याय और नीति ही अमरत्व देते हैं। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसने मां के चरणों में सिर रख दिया। कुछ ही दिनों बाद रानी ने शांति से प्राण त्याग दिए। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा ने उसे केवल रानी नहीं बल्कि जननी पद्मावती के रूप में विदा किया। रानी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हजारों लोग नदी तट पर इकट्ठा हुए। आकाश गूंज उठा, जय रानी पद्मावती, जय जननी। संस्कार के बाद राजकुमार आदित्य ने दरबार में घोषणा की, मेरी माता ने जो 4 शर्तें दी थीं, वही इस राज्य का संविधान होंगी। हर राजा इन्हें निभाएगा और जो इन्हें तोड़ेगा वह राज्यद्रोही कहलाएगा। इस प्रकार रानी की नीतियां केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सूर्यगढ़ की पहचान बन गई। कई वर्षों बाद भी जब सूर्यगढ़ की नई पीढ़ी स्कूलों और गुरुकुलों में पढ़ाई करती, तो उन्हें यही 4 नियम रटाए जाते। दरबार में जब नया राजा गद्दी पर बैठता, तो राज्याभिषेक के समय उसे शपथ दिलाई जाती, मैं विधवा रानी पद्मावती की 4 शर्तों का पालन करूंगा। प्रजा अपने बच्चों को कहती, न्याय करना, दूसरों की रक्षा करना, भूखे को भोजन देना और विश्वास बनाए रखना, यही हमारी रानी की अमानत है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो न्याय, सुरक्षा, प्रजा भलाई और विश्वास को सर्वोपरि रखे। यदि ये 4 स्तंभ मजबूत हों, तो कोई भी राज्य, समाज या परिवार कभी डगमगा नहीं सकता।